E1 I1 इंटू R1 प्लस JX1, ठीक है, इतना ही मिलेगा ना। V1 इजकल टू E1 प्लस I1 इंटू R1 प्लस JX1। ये मैं क्या बताया था कि R1 प्लस JX1 का वैल्यू बहुत कम होता है। तो ये जो ड्रॉप होता है ना, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, ड्रॉप I1 इंटू R1 प्लस JX1 ड्रॉप, ये ड्रॉप हमारा नेग्लिजिबल होता है। दिस ड्रॉप इज नेग्लिजिबल, ये ड्रॉप बहुत कम होता है। यानी अगर V1 हमारा मान लो कि कितना है, 200 वोल्ट है, तो E1 लगभग 198 वोल्ट मिलेगा। यानी कितना ड्रॉप होगा यहाँ पर, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1 वोल्ट, ऐसे ड्रॉप होता है। तो इस ड्रॉप को हम लोग क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस में भी ये V1 देखो एग्जैक्टली E1 के इक्वल है क्या, नहीं है। ये V1 जो है E1 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक है। बट अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना लिख सकते हैं, V1 नियरली इक्वल टू E1, V1 नियरली इक्वल टू E1। यानी अप्रोक्सीमेटली, जानते हो दो लड़कों को तुम लोग को ना कॉपी पे पढ़ाएं तो कोई दिक्कत है, ऐसे जानते हो हिम्मत ही नहीं है। रिकॉर्ड नहीं होगा, बात सही कह रहे हैं। तो V1 नियरली इक्वल क्या होगा, मेरा ऑनलाइन क्लास देखे हो तुम लोग, देखो आज कल का देखना कि किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाते हैं। मतलब अगर लड़के हो ना तो मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है, एक एनर्जी आ जाता है, ऐसा तो लगता है अच्छा तुम ही दोनों सुन रहे हो ना, ठीक है धीरे धीरे भी बोलो तो कोई बात नहीं। तो V1 नियरली इक्वल क्या होगा बताओ तो पवन यहाँ पर, E1 के। V1 नियरली इक्वल किसके होगा, E1 के। एग्जैक्टली तो इक्वल नहीं होगा, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है ना, एक कौन सा ट्रांसफार्मर है, प्रैक्टिकल, आइडियल तो नहीं है। तो प्रैक्टिकली V1 एग्जैक्टली E1 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, V1 E1 के इक्वल होता है। तो अगर अप्रोक्सीमेटली V1 हमारा E1 के इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ये बताओ, आप ध्यान से सुनना। जब शंट ब्रांच यहां पर है तो इस ब्रांच के क्रॉस कितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है, E1 है ना। इस पूरे ब्रांच में यहां पर भी वोल्टेज कितना है, E1 है, यहां पर भी कितना वोल्टेज है, E1 है, ही जानते हैं ना। यानी शंट ब्रांच के क्रॉस कितना वोल्टेज है, E1। अगर मैं इस शंट ब्रांच को यहां से हटा के यहां पर भेज दूं तब कितना इसके क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा, कितना वोल्टेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, V1 आ जाएगा ना। अगर यहां से शंट ब्रांच को उठा के और यहां पर भेज दिया जाए तो वोल्टेज कितना आएगा इसके अक्रॉस, V1। और V1 नियरली किसके इक्वल है, E1 के। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेट सर्किट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि शंट ब्रांच को लेफ्ट में सेंड कर देते हैं। किधर कर देंगे, शंट ब्रांच को लेफ्ट में सेंड कर देंगे, ठीक है। तो पहले लिखो इसको फिर बता रहे हैं। कल मेरा हेडफोन छूट गया है, हेडफोन कान में लगाने वाला कहीं घरे छूटा हुआ, छूट गया है। और टूटेगा क्या, हम 40-50 रुपए वाला हेडफोन यूज करते हैं, 2-4-5 दिन चलता है वो अपने आप फेंका जाता है।
तो V1 नियरली इक्वल टू E1, इसीलिए हम लोग संट ब्रांच को कहां पर भेज सकते हैं? लेफ्ट। यहां पर लिख लो, टू मेक ए अप्रोक्सीमेट सर्किट ट्रांसफर संट ब्रांच ऐसा लिख लो, टू मेक approximate circuit branch in left side supply across the supply voltage. Across the supply voltage. ठीक है, तो यहां से संट ब्रांच को उठाते हैं, यहां से उठाया जाए, ठीक है, और कहां पर इसको लगा दिया जाए? इसको लगा दिया जाए यहां लेफ्ट साइड में। छोड़ो हटाओ, इसको डिलीट ही कर देते हैं। देखो, तो यहां पर सप्लाई है, यहां पर हम अपने संट ब्रांच को लाकर रख देंगे। RCJX, देखो तो संट ब्रांच को लेफ्ट में भेज दें तो क्या यहां पर क्या बचेगा? R1 और JX1, फिर R2 डैश JX2 डैश। और यहां पर क्या चलाएगा हमारा? ये आ जाएगा लोड, ये आ जाएगा लोड, ठीक है। अब यहां पर वोल्टेज कितना आ गया हमारे पास? V1। इधर कितना करंट था? I1 डैश था ना, तो I1 डैश, यहां से करंट I1, इसमें करंट I0, ठीक है। हाँ, ट्रांसफर संट ब्रांच इन लेफ्ट साइड, यानी नियर द सप्लाई वोल्टेज। संट ब्रांच को हमें लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देना इस सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस। तो यहां पर देखो, ये R1 और R2 डैश ये सीरीज में आ गया ना, तो R1 और R2 डैश सीरीज में आ गया तो दोनों ऐड हो जाएगा, R1 प्लस R2 डैश। इसको हम लोग लिखेंगे RE1 के इक्वल, ठीक है। और X1 प्लस X2 डैश ये भी सीरीज में आ जाएगा, इसके जगह पर क्या लिखा जाएगा? XE1, ठीक है। तो यहां पर ये जो पूरा सर्किट है वाला, इसके जगह पर सिंपली हम लोग क्या लिख लेंगे? यहां पर RE1 और इसके जगह पर क्या लिख लेंगे? JXE1,
ये Re1 क्या है? कोई पूछे Re1 क्या है तो क्या कहोगे? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। कहां पे हम लोग रेफर किए हैं? प्राइमरी में। तो देखो कितना छोटा सा एक सर्किट बन गया ना। ये है लोड, ये है लोड, यहां पर वोल्टेज है V2 डैश, यहां पर करंट है हमारे पास I1 डैश। तो ये होता है हमारा Re1। लिख लेना। Re1 क्या है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी, रेफर टू प्राइमरी। और Xe1 क्या है? इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस, इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी। इसी तरह से सर्किट को हम लोग सेकेंडरी में भी रेफर करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मिला अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। दिस इज approximate circuit refer to primary। बारिश हो रहा है क्या? अभी मौसम बहुत बढ़िया हुआ है ना। 3-4 दिन बारिश नहीं हुआ था, 2-3 दिन। ना ना, हम आए शुरुआत में 2 दिन, खूब 3 दिन हुआ था बारिश। हाँ, अरे बहुत बहुत मजा आता। बिहार वगैरह में कहीं बारिश नहीं। अंजलि फोन की थी सुबह सुबह कि सर थोड़ा वीडियो अपलोड करवा दीजिए, बोल दीजिए। बात समझ में आ रही? वन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी, और Xe1 क्या है? इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी। और ये हमारा अप्रोक्सीमेट सर्किट बना रेफर टू प्राइमरी। वही रहेगा। यहाँ पे करंट IC और यहाँ पे करंट, बस इसके क्रॉस शंट ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा? V1। कंफ्यूज क्यों होता है? क्या कौन सा वोल्टेज दिख रहा है? V1। अब E1 नहीं है, V1 नियरली किसके इक्वल है? E1 के। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट सर्किट बनाने के लिए हम लोग कुछ ऐसा करते हैं। ठीक है, हो गया। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट सर्किट बना रेफर टू प्राइमरी। अब देखो यहां पर ध्यान दो आप लोग, ऐसे जैसे देखो, अगर मैं यहां पर ऐसे रेफरेंस ले लूं तो इस नोड पर कितना वोल्टेज मिलेगा हम लोग को? V1 मिलेगा। ये वाला वोल्टेज V1 मिलेगा ना।
यानी ये सब समझ में आता है क्या, जानते हैं सब कि नोडल, हाँ कि नोडल नहीं पढ़े हो बढ़िया से। यहाँ पर अगर 0 वोल्ट है और यहाँ पर V1, इसका मतलब इस पूरे ब्रांच के क्रॉस कितना वोल्टेज है, V1 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, V1 वोल्ट है। पूरे ब्रांच के क्रॉस कितना वोल्टेज है, V1 वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज बताओ, एट लोड कंडीशन, अच्छा ऐसे यहाँ पर ऐसे देखो, अगर हम लोग यहाँ पर KVL अप्लाई करें, यहाँ पर वोल्टेज V1 मिल गया है, यहां से लेकर यहां तक अगर KVL अप्लाई किया जाए तो क्या मिलेगा हम लोग को, V1 इजकल टू V1 इजकल टू ये वाला वोल्टेज V2 डैश, V1 इजकल टू कितना V2 डैश प्लस ये वाला जो ड्रॉप आएगा, यहाँ पर जो ड्रॉप कितना I1 डैश इंटू RE1 प्लस सर आपने केवीएल से कहना है उसमें लाइक वो जहां से करंट एंटर करता था, अगर पॉजिटिव साइड पे कर रहा है तो माइनस आ जाएगा, और रेजिस्टेंस का माइनस आएगा। वो देखो मैं जो डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, तुम लोग को बेसिक नेटवर्क अभी क्लियर नहीं है, इसी वजह से क्या हो रहा है दिक्कत। बेसिक नेटवर्क देखो, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, ये 0 वोल्ट है और हम लोग ऐसे करंट देख रहे हैं, यहां से चले और कहां पर आके रुके, यहां पर। 2 पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल पता है तो वहां पर करंट का इक्वेशन लिखा जा सकता है। तो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए है, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल पता है। तो देखो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पर कौन होगा, V1 हायर पर होगा। हायर मतलब क्या होता है, लोअर मतलब क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो यहां पर नेट पोटेंशियल कितना मिलेगा इस पॉइंट के बीच में, प्लस V1 माइनस 0। अब अंदर में आओ, यहां पर देखो इस वोल्टेज में करंट कहां से इंटर करा रहे हैं, तो पॉजिटिव से करा रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस ऑफ V2 डैश, प्लस से करंट इंटर करे तो माइनस लो। ठीक है, वोल्टेज में। अब यहां पर क्या है, रेसिस्टिव ड्रॉप। यहां पर रेसिस्टिव ड्रॉप कितना होगा, I1 डैश RE1 होगा, और रेसिस्टिव ड्रॉप को हमेशा क्या लेते हैं माइनस। और यहां पर कितना ड्रॉप होगा, हाँ माइनस I1 डैश JXE1 इजकल टू 0। तो इस सब माइनस वाला को उधर भेजोगे तो इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सर ये तो आता है, तो हमें डायरेक्ट लिख दिया, वो मेरे को फिर कैलकुलेट करना पड़ता है, ये डायरेक्ट भी ट्रिक है। हाँ डायरेक्ट ट्रिक है डायरेक्ट ऐसे जा रहा है ना, तो ये वाला वोल्टेज जो जहां से चलना शुरू करे वो वोल्टेज इक्वल होगा ये जितना और बाकी सब वोल्टेज है। तो यहां से शुरू कर रहे हैं V1 किसके इक्वल होगा, यहाँ का वोल्टेज V2 डैश प्लस ये यहाँ का वोल्टेज। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट भी लिखते, ये वाला इक्वेशन समझ में आया। हाँ, लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाता है। हमको कोई भी सर्किट बड़ा से बड़ा दो, हम देख के फट से उसका इक्वेशन बता देंगे। अच्छा ये होगा एग्जैक्ट इक्वेशन, तो देखते देखते क्या होता है वो बन जाता है। तो V1 इजकल टू V2 डैश प्लस I1 डैश इंटू RE1 प्लस JXE1। अब इस इक्वेशन में देखो संट ब्रांच का कोई रोल है क्या, कोई रोल नहीं है। संट ब्रांच क्या है, यहां पर संट ब्रांच को अगर हटा भी दो तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कुछ भी लगा हो वोल्टेज सोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हो, हाँ होता है ना। तो वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कुछ भी लगा, ये वोल्टेज सोर्स है, इसके पैरेलल में देखो सामने लगा हुआ है RCJ एक्सम, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, चाहे ऐसे भी लिख लो। तो V1 इजकल टू कितना आएगा, V2 डैश प्लस I1 डैश RE1 प्लस JXE1। ठीक है, अब यहां पर एक चीज बताओ आप लोग,
एट लोड कंडीशन। देखो ये सब एग्जाम से सबका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे जब वोल्टेज रेगुलेशन इसी पर मैं बताऊंगा तो वहां से क्वेश्चन आता है भर भर के, ठीक है। एट लोड कंडीशन, जब लोड कंडीशन है तो लोड के क्रॉस फुल लोड वोल्टेज कितना है हमारा, कितना वोल्टेज लोड के क्रॉस, V2 डैश कितना है, V2 डैश। तो फुल लोड वोल्टेज कितना आएगा, V2 डैश, इसको लिखते हैं VF। पहले लिखो इतना, फिर मैं कुछ इसमें मिटाऊंगा। आज कहाँ रह गया, बारिश की वजह से नहीं आ पाया ना लड़का। आज हम भी तुम लोग का छुट्टी करने वाले थे, घर में बहुत सारा काम है, एक सप्ताह में बहुत सारा काम हो जाता है। तो सफाई उफाई बढ़िया से करते हम आज अपने से, बहुत गंदा हो रखा है 1-2 घंटे का। हाँ, वो आती है सफाई करने वाली, बाकी वो उससे सफाई नहीं हो पाता। और हमको सफाई गंदगी में पसंद नहीं है रहना, चाहे किसी को भी। देखो पढ़ाई है करना है तो आपको आपका रूम जो होना चाहिए ना, हाँ एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। थोड़ा सोचे थे कि बाहर भी निकलते घूमने के लिए, कहीं मार्केट उर्केट जाते, 1-2 टी शर्ट उशर्ट खरीद के लाते। हम टी शर्ट ही ज्यादातर पहनते हैं और महंगा नहीं। हम 2000 रुपया खाने में उड़ा देंगे हम पर डे। मेरा खाने का खर्च है यहाँ पर भी 800 से 900 1000 रुपया। लेकिन बोल दो कि 2000 का कपड़ा खरीद लीजिए, कभी नहीं खरीद पाएंगे। 2000 का जूता खरीद लीजिए, आप नहीं खरीद पाएंगे। हाँ ना ना, फिर भी विशाल वगैरह में नहीं मिलेगा। हम जॉकी वगैरह का पहनते हैं टी शर्ट। जॉकी का पहनते हैं तुम लोग? अच्छा, अंडर गारमेंट नहीं, ये टी शर्ट वगैरह पहनो जॉकी का, नहीं पहनते? लिवाइस से हमको बढ़िया लगता है जॉकी। अरे बहुत बहुत बढ़िया होता है जॉकी का टी शर्ट पहनोगे ना, बहुत बढ़िया, बहुत आरामदायक होता है, मजेदार, और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। 700-800 तक तुमको मस्त मस्त टी शर्ट मिल जाएगा। लिवाइस का भी उतने में आ जाता है। हाँ ये भी देखो, जो टी शर्ट पहने ये भी जॉकी का ही है। तो फुल लोड वोल्टेज कितना होगा बताओ यहाँ पर, V2 डैश कितना होगा फुल लोड वोल्टेज, V2 डैश। अगर नो लोड कंडीशन पर देखा जाए, कोई पूछे नो लोड कंडीशन पर क्या होगा बताइए। एट नो लोड कंडीशन, एट नो लोड कंडीशन क्या होगा, जब यहां से लोड हटा दे, क्या कर दे, जब लोड को हटा दिया जाए तो एक करंट इसमें कोई आएगा क्या, देखो लोड दिए हटाए, अब लोड हटा दिए, क्या वोल्टेज V2 डैश रहेगा या वोल्टेज इससे ज्यादा हो जाएगा? नो लोड कंडीशन हो गया ना, नो लोड कंडीशन। अब यहां पर वोल्टेज V2 डैश नहीं होगा, V2 वोल्टेज क्या होगा, बदल जाएगा। जब लोड लगा है तो वोल्टेज कुछ और, लोड हटा दो ओपन सर्किट हो गया, उस टर्मिनल का वोल्टेज बढ़ जाएगा, क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा हमारा वो V नो लोड, किसके इक्वल आएगा, V नो लोड। करंट वाला क्या हो जाएगा, 0। तो ये नो लोड वोल्टेज कितना होगा, ये सारा का सारा V1 देखो इसी ओपन सर्किट टर्मिनल के क्रॉस एपियर होगा, होगा। करंट है ही नहीं, देखो करंट है यहाँ पर क्या हो गया, 0। तो ये ड्रॉप आएगा क्या, ये ड्रॉप 0 हो गया। तो ये जितना वोल्टेज V1 है सब कहां पर आएगा, इस ओपन सर्किट टर्मिनल पर आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या लिखेंगे, नो लोड कंडीशन पर
कि जो नो लोड वोल्टेज होगा हमारा कितना के इक्वल मिलेगा, V1 के इक्वल मिलेगा। नो लोड वोल्टेज कितना के इक्वल मिलेगा, V1 के इक्वल मिलेगा। तो यहां से वोल्टेज रेगुलेशन अगर डिफाइन किया जाए तो क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बाई VFL और परसेंटेज के लिए 100। यानी नो लोड वोल्टेज कितना है हमारे पास V1, फुल लोड वोल्टेज कितना है V2 डैश बाई V2 डैश, परसेंटेज के लिए क्या लिखेंगे 100। तो ये हमारा मिला वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर में। ठीक है, इतना वोल्टेज रेगुलेशन होगा। सर ये वाला टॉपिक और इससे पहले वाला टॉपिक फेयर ना करो तो चलेगा? फेयर ना करो तो क्यों, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सब लिखना है, इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, ये वाला फॉर्मूला आ गया ना, यही इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारे लिए। सबको अच्छे से फेयर करना है। हम लोग एक सीरियल वे में पढ़ रहे हैं, आराम से आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, सब इंटरलिंक है एक दूसरे से। इसके बाद इफिशिएंसी लॉसेस जैसे ही पढ़ाएंगे ना, केवल क्वेश्चन करवाएंगे तुम लोगों को। क्वेश्चन नहीं करोगे तो तब तक से पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है, नहीं तो केवल क्वेश्चन करवाएंगे। चल हो गया इतना। वोल्टेज रेगुलेशन V1 माइनस V2 डैश बाई V2 डैश, परसेंटेज के क्या लिखेंगे 100। ठीक है, एकदम बना लो नो लोड पर डायग्राम। कितना टाइम हुआ अभी 11 नहीं हुआ, 10:40 10:50 करते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन मिला इतना। अब देखो ये इक्वेशन में है, ये वाला इक्वेशन, देखो इस इक्वेशन के हेल्प से अगर फेजर डायग्राम बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे फेजर डायग्राम, जस्ट जो ट्रांसमिशन लाइन में पढ़े हैं ना वो चीजें रिपीट हो जाएगा पूरा ट्रांसफार्मर में, 100% रिपीट। ठीक है, देखो ये लोड लगा है, लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है V2 डैश, लोड में कितना करंट है डैश, यही है ना, लोड में करंट कितना है I1 डैश। अब अगर हम लोग एनालिसिस करें तो लिखो यहां पर एनालिसिस ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। एनालिसिस ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। एनालिसिस ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर।
एनालिसिस ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखो इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं केस 1, एट लैगिंग पावर फैक्टर। एट लैगिंग पावर फैक्टर, एट लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर पर बताओ क्या होगा। लैगिंग पावर फैक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि किसका पावर फैक्टर है, लोड का पावर फैक्टर है। किसका है, लोड पावर फैक्टर। यानी यहां पर हम लोग ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि लोड हमारा कैसा है, लैगिंग नेचर का है। लोड लैगिंग नेचर का है, इसका मतलब कि जो लोड का करंट होगा लोड वोल्टेज से क्या करेगा, लैग करेगा। नहीं, यानी इसका मतलब हुआ कि लोड करंट I1 डैश, लोड में करंट कितना है I1 डैश, लैग बाय लोड वोल्टेज V1 डैश। ठीक है, इतना। और V1 डैश कितना के इक्वल है, V1 कितना के इक्वल था, V1 डैश प्लस I1 डैश RE1 प्लस E1। अब इसके हेल्प से आप क्या बना लो, एक फेजर डायग्राम बना लो। बना लेंगे, फेजर डायग्राम बना लेते हैं। V को रेफरेंस मान लो, जस्ट ट्रांसमिशन लाइन वाला। ये V1 डैश हो गया, ये मान लो करंट यहां पर लैग कर रहा, ये है V1 डैश, करंट यहां पर I1 डैश कितना एंगल से लैग कर रहा, 5 एंगल से। अब V1 डैश में हमें क्या ऐड करना है, I1 डैश इंटू RE1। तो I1 डैश इंटू RE1 किसके डायरेक्शन में होगा, I1 डैश के डायरेक्शन में। और प्लस क्या करना है इसमें, I1 डैश XE1, ये I1 डैश से 90 डिग्री एंगल पर आएगा। और रिजल्टेंट क्या मिलेगा हम लोग को, V1। I1 डैश XE1 रिजल्टेंट कितना मिला, V1। ये वाला एंगल कितना होता था याद है, 5। और यहां से ये वाला एंगल कितना होता था, 90 माइनस 5। सेम, सब कुछ सेम, नहीं सब कुछ सेम है। ये वाला एंगल डेल्टा मान लो। तो फिर क्या करते थे, इसके बाद प्रोजेक्शन निकालते थे। तो फाइनली लिख दें, आंसर लिख दें। तो यहां पर वोल्टेज रेगुलेशन कितना आता था बताओ तो। वोल्टेज रेगुलेशन देखो, ट्रांसमिशन लाइन में IR बाई VR, R cos फाई प्लस X sin फाई था ट्रांसमिशन लाइन में। यहां पर IR की जगह पर क्या है, I1 डैश, और VR की जगह पर क्या है, यही है ना। तो यहां पर डायरेक्टली लिख दो, वोल्टेज रेगुलेशन कितना आएगा, I1 डैश बाई V1 डैश, R की जगह पर क्या है, RE1 प्लस cos फाई प्लस XE1 इंटू साइन फाई। इतना मिला। ये समझ गए ना कैसे आया, कि दिखा दें, कल ही किए हैं, कल तो नहीं किए थे, परसों दिन किए थे। सब कुछ सेम होगा, जो भी हम लोग लिखे हैं ना ट्रांसमिशन लाइन वाला, सब कुछ सेम।
सब पर लिखा जाएगा वही चीज सेम, ठीक है। तो लैगिंग पावर फैक्टर पर इतना मिल गया, लीडिंग पर क्या होगा, प्लस के जगह पर क्या कर देंगे, माइनस, लीडिंग पावर फैक्टर वाला आ जाएगा, ठीक है। यही करते थे ना, लीडिंग पर क्या करते थे, यहाँ प्लस के जगह पर माइनस लिख देते थे, ठीक है। बनाओ बनाओ, सारा कंडीशन 100% सब कुछ वही, ठीक है। एक तरीके से ट्रांसमिशन लाइन में और ट्रांसफार्मर क्रिएट होता है। हाँ, कॉन्सेप्ट वही है, नेटवर्क थ्योरी है, सारा कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, हो गया। अब चलो देखो यहाँ पर, तो लीडिंग पावर फैक्टर पर कितना आएगा वोल्टेज रेगुलेशन, एट लीडिंग पावर फैक्टर वोल्टेज रेगुलेशन कितना मिलेगा हम लोगों को, I1 डैश बाई V1 डैश RE1 cos phi माइनस XE1 इंटू साइन, ये लीडिंग पावर फैक्टर पर मिला, और लैगिंग पर हमारा इतना। ये वाला लैगिंग पावर फैक्टर पर आ जाएगा। ठीक है, हो गया, बस सही है। अब देखो यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इसको आप अंदर में मल्टीप्लाई करो तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना लिखोगे आप, I1 डैश इंटू RE1 बाई V1 डैश इंटू cos phi प्लस माइनस कितना लिखेंगे, I1 डैश XE1 बाई V1 डैश इंटू साइन, इतना लिखेंगे ना। पॉजिटिव साइन कब लगाएंगे, लैगिंग पावर फैक्टर पर, और नेगेटिव साइन लीडिंग पावर फैक्टर पर। अब देखो ये जो टर्म होता है ना, ये I1 डैश RE1 बाई V1, I1 डैश XE1 बाई V1 डैश, ट्रांसमिशन लाइन में भी कर सकते थे ये चीज, ये काम, ठीक है। ये होता है पर यूनिट रेसिस्टेंस और पर यूनिट रिएक्टेंस। जैसे ये वाला यहाँ पर जो है I1 डैश XE1 बाई V1 डैश, इसको कोई पूछे कि क्या लिखोगे तो आप कहना कि पर यूनिट रेसिस्टेंस है, क्या है, R पर यूनिट रेसिस्टेंस का वैल्यू है, सॉरी अभी मैं पर यूनिट पढ़ाऊंगा तुम लोग को, अभी के लिए याद रखना है
के वैल्यू किसका है, पर यूनिट रेसिस्टेंस का या फिर परसेंटेज रेसिस्टेंस का, और किसका है, या फिर परसेंटेज रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है, या फिर परसेंटेज रेसिस्टिव ड्रॉप, या फिर ये क्या होता है, परसेंटेज रेसिस्टिव ड्रॉप। ठीक है। इसी तरह से अगर कहीं पर ऐसा लिखा है, देखो I1 डैश एक्स E1 बाई V1 डैश, ये क्या होता है, तो ये पर यूनिट रिएक्टेंस है, या फिर परसेंटेज रिएक्टेंस है, या फिर ये परसेंटेज रिएक्टिव ड्रॉप है। समझ में आया पवन? इसको समझना नहीं है अभी, अभी इसको क्या करना है, याद रखना है। जब पर यूनिट पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि कैसे होता है। ठीक है। ये जो वैल्यू होता है ना I1 डैश RE1 बाई V1 डैश, ये किसका वैल्यू होता है, ये क्या है, पर यूनिट रेसिस्टेंस। क्या है, ये इक्वल होता है पर यूनिट रेसिस्टेंस का या फिर परसेंटेज रेसिस्टेंस का या फिर ड्रॉप का। ठीक है। इसी तरह से ये वाला वैल्यू क्या होता है, पर यूनिट रिएक्टेंस का या फिर परसेंटेज रिएक्टेंस का या फिर परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग लिखेंगे वो कितना लिखेंगे बताओ, यहां पर इसके जगह पर मैं अगर R पर यूनिट रख दूं, इसके जगह पर क्या रख दिए हम लोग, R पर यूनिट, तो R पर यूनिट इंटू cos 5 प्लस माइनस x पर यूनिट इंटू sin 5। देखो जो तुम लोग का क्वेश्चन आएगा ना वो इस फॉर्मूला पर आएगा, क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मूला पर होता है। ये वाला याद रखना भी आसान है, ये वाला याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये वाला याद रखना क्या है, इजी है। R पर यूनिट cos 5 प्लस माइनस x पर यूनिट sin 5, प्लस साइन लैगिंग पावर फैक्टर में लेंगे और माइनस साइन लीडिंग पावर फैक्टर पर लेंगे। माइनस में लीड हो जाएगा। हाँ, माइनस का मतलब लीड और प्लस का मतलब लैग। ठीक है। तुम्हारा रूम कितना किलोमीटर दूर है, कितना किलोमीटर बताया था, अप्रोक्स 10। ऑटो में 1 घंटा 10 किलोमीटर जाने में लग जाता है, चेंज करके जाना होता है डायरेक्ट मिल जाता है, डायरेक्ट मिल जाता है यहाँ से। हाँ यहाँ से बस में तो तो 1 घंटा क्यों लगता है, 10 किलोमीटर तो 10 मिनट लगना चाहिए। आराम से जाते हैं। जब तक सर पैसेंजर नहीं हो तब तक पैसेंजर भरने में उतारने में टाइम बहुत लग जाता है। तुम लोग एक मस्त साइकिल रखता, हमको देखो बाइक वाइक से बड़ी डर लगता, हमको बाइक चलाने नहीं आता। ठीक है। अगर हम यहाँ पर रहे परमानेंट तो खरीदेंगे एक शानदार साइकिल, समझे, साइकिल, हाँ बढ़िया वाला साइकिल एक लेंगे चलाने वाला पैर से, और उसी से हम अपना कहीं आएंगे जाएंगे। सर आप तो नहीं भी आ गए तो बैटरी अगर आप खुद कर दो यहाँ लगा देना तो वो चलते दिखेगा। ना ना खुद चलाओ, उससे शरीर भी ठीक रहेगा और मस्त। तुम लोग को भी एक साइकिल रख लेना चाहिए था बढ़िया वाला अपना घूमते फिरते चलाए चल गए। तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना, R पर यूनिट cos 5 प्लस माइनस x पर यूनिट sin 5, इतना वोल्टेज रेगुलेशन हम लोगों को मिलता है ट्रांसफार्मर के केस में। ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा। हाँ, तो केवल इसको याद रखना है, बाकी सब तो कहानी है झूठ सच। सर एक मिनट। हाँ, जानते हो बाइक से हम इतना एक्सीडेंट देख चुके हैं ना अपने आंख से, तो बाइक से हमको बहुत भयंकर डर हो। हाँ बहुत। फोर व्हीलर चलाते हो?
फोर व्हीलर भी नहीं, हमको बाइक नहीं चलाना आता, फोर व्हीलर कहाँ चला लेंगे हम। वो अलग होता ना, है सेफ्टी में रहती है। हमको कोई शौक नहीं है फोर व्हीलर का, बाइक का। हमको बस साइकिल हमको पसंद, स्कूटी चलाते हैं तो स्कूटी अपना जहाँ रहते थे वहां एक स्कूटी रखते थे, स्कूटी साइकिल जैसा ही है। वो भी मेन रोड पर कभी हम नहीं चलाएंगे, अंदर गली उली हो तब जला के चल जाएंगे, चलाएंगे। तो वोल्टेज रेगुलेशन आर पर यूनिट कॉस फाइव प्लस माइनस एक्स पर यूनिट साइन फाइव, इतना हमारा वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। अब देखो यहां पर, अब यहीं पर फिर से वही कंडीशन, यहां पर एक पॉइंट ऐसे लिख लेंगे, वही वाला वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर, एट लैगिंग पावर फैक्टर ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर पर हमेशा क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, लेकिन लीडिंग पावर फैक्टर पर क्या हो सकता है, हो सकता है तो ऐसा वोल्टेज रेगुलेशन एट लीडिंग पावर फैक्टर, हाँ लीडिंग पावर फैक्टर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या हो सकता है, जीरो, तीनों हो सकता है। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पावर फैक्टर पर, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन भी लीडिंग पावर फैक्टर पर। ट्रांसमिशन लाइन वाले में प्रूफ कराए थे ना, तो वही सेम चीज है यहाँ पर भी। सर आपने फेक एग्जाम दिया है? कभी नहीं, मैं केवल आईएएस का एग्जाम दिया हूँ अपनी लाइफ में एक बार ओनली, और उसके रिटर्न तक तो हुआ था, फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं, छोड़ दिए। उसके बाद से कभी कोई एग्जाम जिंदगी में दिए ही नहीं। गेट का उसी टाइम दिए थे, गेट में ठीक ठाक रैंक था, गेट में ठीक ठाक था। आजा आजा आजा, बैठो बैठो बैठो। फिर इसके बाद कोई एग्जाम नहीं दिए जिंदगी में। ये तो सर इंटरव्यू के बाद हाँ इंटरव्यू में देखो कोई बाहर नहीं होता, बाहर होता है आदमी ओवरऑल मार्क्स में। इंटरव्यू के बाद ओवरऑल जो मार्क्स का लिस्ट बनता है, ठीक है, वहां पर छटता है आदमी। ये लोग कहते हैं हम जाके इंटरव्यू में छट गए, ये गलत बात है। इंटरव्यू में नहीं कोई छटता है। इंटरव्यू देने जाओगे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा मार्क्स देगा, लेकिन देगा तो देगा। रिटर्न और में मिला के जो हाँ जो पूरा ओवरऑल मार्क्स आता है, कट ऑफ आता है, उसमें इंटरव्यू में बुलाते हैं वो लोग 1/3 के रेशियो में। अगर एक को लेना है तो 3 लड़का को बुलाए, 2 को तो हटाना ही, ठीक है। तो मैं कभी ये झूठ नहीं बोलता कि बहुत लोग, बहुत टीचर हमारे साथ थे, वो जाके कहते थे क्लास में हम तो आईएएस टॉपर थे। बहुत सारे आईएएस पढ़ाते थे हम लोग के साथ, बहुत बहुत सारे आईएएस पढ़ाए हैं साथ में, ठीक है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता कि नहीं मैं आईएएस टॉपर था फिर मैं छोड़ दिया, ऐसा नहीं। मैं शुरू से ही टीचिंग पर ही कॉन्सेंट्रेट किया। गेट में अच्छा रैंक था मेरा उस टाइम, चाहते तो कोई बहुत भी बढ़िया पीएसयू मिल जाता हमको, लेकिन उस टाइम देखो बूम पर था, ये इंडस्ट्री बूम पर था, ठीक है। ये इंडस्ट्री इन्हीं के ब्रांच में, इंजीनियर सक्सेस के ब्रांच में जब हम लोग पढ़ाते थे, चाहे और भी टीचर जब पढ़ाते थे, 2,000 2,000 रुपए तक पर आवर मिलता था, पर आवर। और एक टीचरों का भोकाल होता था, एक इम्पोर्टेंस होती थी, ठीक है। 2,000 से घट के 1,500, 1,500 से घट के 1,000 रुपये, 1,000 रुपये से घट के 800 रुपये पर आवर हुआ, ठीक है। तो अब तो और कम हो गया। तो चीजें जो है बदलती रही बदलती रही। फिर अनअकैडमी वगैरह ज्वाइन की, तो अनअकैडमी वगैरह में अच्छा पैसा मिलता था। लेकिन कोरोना से 2019 से पहले सिचुएशन बहुत अलग था, बहुत अलग था। कोई भी बड़ा बड़ा जॉब लोग छोड़कर और टीचिंग में आते थे। अब देख रहे हो, अब तुम 3 लड़कों को पढ़ाना, ये समझ लेना कि बहुत बहुत ये मुश्किल काम होता है। वो इतना अच्छा लड़का हो तब ना, नहीं तो आसान काम नहीं है।
मान लो कि तुम डांस कर रहे हो और तुमको देखने वाला ही कोई दर्शक में मात्र 2 आदमी बैठा हुआ है पूरे स्टेडियम में, तो तुमको कैसा लगेगा? आएगा? नहीं आएगा। हिम्मत करना पड़ता है कि नहीं भाई, इन लड़कों को तो कम से कम पढ़ा के खत्म तो किया जाए। लेकिन ऐसा मत सोचना, तुम लोग को बढ़िया से पढ़ा के समाप्त करके एक एक क्वेश्चन कराएंगे, एक टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। एक सिंगल जो टॉपिक होता है ना, वो नहीं छोड़ेंगे हम। छोड़ेंगे तो नहीं, तुम लोग को बढ़िया से पढ़ाया जाएगा और छोड़ के भागेंगे भी नहीं तुम लोगों को, तुम लोग को समाप्त करके ही जाएंगे। ठीक है? तो ये बात है। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान दो, जैसे हम लोग पढ़े थे पहले, क्या पढ़े थे? केस 1 फॉर 0 वोल्टेज रेगुलेशन, 2 कंडीशन देखे थे ना, 0 वोल्टेज रेगुलेशन का और किसका? मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का। तो वही यहां पर भी देखेंगे। 0 वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर पर होगा? लीडिंग पर होगा ना। 0 वोल्टेज रेगुलेशन अकर एट लीडिंग पावर फैक्टर। 0 वोल्टेज रेगुलेशन कहां पर मिलेगा हम लोग को? लीडिंग पावर फैक्टर पर मिलेगा। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना था हमारे पास? आर पर यूनिट इंटू कॉस फाइव, और लीडिंग पावर फैक्टर पर यहां पर माइनस लगाते थे, माइनस एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाइव। अब ये वोल्टेज रेगुलेशन क्या करना है हम लोग को? 0 करना है। तो 0 के इधर इसको ले आ दो तो क्या हो जाएगा? आर पर यूनिट कॉस फाइव इज इक्वल टू एक्स पर यूनिट साइन फाइव। ठीक है, इधर लेके चले जाओ और इसको इधर, तो tan फाइव कितना के इक्वल आएगा बोलो तो? आर पर यूनिट बाई एक्स पर यूनिट। नहीं, cos फाइव को इधर ले जाए तो क्या हो गया? tan फाइव, और एक्स पर यूनिट के इधर ले आ दो तो आर पर यूनिट। तो फाइव इजकल टू कितना मिलेगा हमारा? tan इनवर्स आर पर यूनिट बाई एक्स पर यूनिट। इतना लीडिंग पावर फैक्टर एंगल पर हम लोग को क्या मिलेगा? 0 वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। तो इसको क्या कहेंगे कि क्या है? दिस इज पावर फैक्टर एंगल, दिस इज पावर फैक्टर एंगल एट विच 0 वोल्टेज रेगुलेशन अकर। ये वाला कंडीशन याद रखना हम लोगों को, लिख लो। क्या हाल चाल है? ठीक है? बहुत दूर से, तुम भी बहुत दूर से आते हो क्या? बारिश इधर सर बारिश हो रही है। अच्छा, इधर रुकी नहीं रही थी बारिश, फिर रुकी थी, अब नहीं लगा।
कितना पड़ेगा? 10 प्लस करो चलो अब लिखो आप लोग दूसरा कंडीशन केस 2 फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए देखते हैं केस 2 फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर पर मिलता था? लैगिंग पर ना। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर एट लैगिंग पावर फैक्टर। तो यहां पर लिख लेंगे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर एट लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर पर मिलेगा हमें मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता था लैगिंग पर? ये वाला आर पर यूनिट कॉस फाइव प्लस एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाइव। अब मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कंडीशन जानते हैं क्या होता है? और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता था कंडीशन? cos phi इक्वल टू 1 का डी ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन बाय डी फाई क्या करते थे? इक्वल टू 0 करते थे। हाँ तब निकालते थे ना। तो cos phi 1 कैसे बोल दिया? पावर फैक्टर 1 तो मैक्सिमम पावर फैक्टर हो गया ना। वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम कब होगा? जब डी ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन बाय डी फाई किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए। नहीं, यानी यहां पर डी बाई डी फाई और वोल्टेज रेगुलेशन कितना हमारे पास? आर पर यूनिट कॉस फाइव प्लस एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाइव। यहां पर डिफरेंशिएशन करना है, आर पर यूनिट बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? डी कॉस फाइव बाई डी फाइव प्लस यहां पर एक्स पर यूनिट बाहर निकल गया, क्या बचेगा? डी साइन फाइव बाई डी फाइव। और एक किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। यही होगा ना। तो यहां पर cos फाइव का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा हमारा? माइनस साइन फाइव। नहीं, तो माइनस आर पर यूनिट इंटू साइन फाइव प्लस एक्स पर यूनिट और इसका cos फाइव इज इक्वल टू 0। तो माइनस आर पर यूनिट इंटू साइन फाइव इज इक्वल टू माइनस एक्स पर यूनिट इंटू cos फाइव। माइनस माइनस क्या हो गया यहां से? प्लस। ठीक है, cos फाइव को इधर ला दो, साइन फाइव बाई cos फाइव tan फाइव इज इक्वल टू एक्स पर यूनिट बाई आर पर यूनिट, यानी फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स पर यूनिट बाई आर पर यूनिट। ये हमारा कंडीशन मिला किसका? मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का। उसका जस्ट उल्टा, इसी तरह से याद भी रखते हैं। ठीक है, एक कोई याद रखो, दूसरे को उल्टा कर दो। कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन।
ठीक है, हो गया। अब चलो देखो यहां पर एक चीज अभी देखो, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कहां पर मिला था? फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन tan phi इजकल टू कितना था? x पर यूनिट बाई r पर यूनिट। और tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा किसके इक्वल? परपेंडिकुलर बाई बेस। यानी किसी ट्रायंगल का बेस कितना है बताओ? बेस कितना है? r पर यूनिट। और परपेंडिकुलर यही होगा ना, ये है बेस कितना है? r पर यूनिट। और परपेंडिकुलर कितना है ट्रायंगल में? x पर यूनिट। यही परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस कितना होगा? रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट हाइपोटेनस। और यही जो एंगल है, इस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? पावर फैक्टर एंगल। इस तरह से ट्रायंगल से दिखा दिए। तो ये जो हाइपोटेनस आएगा, ये जो हाइपोटेनस है कितना के इक्वल आएगा? हाइपोटेनस बताओ कितना के इक्वल? रूट ओवर r पर यूनिट का स्क्वायर प्लस x पर यूनिट का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा? कहीं पर ऐसे लिखा हुआ देखो, रूट ओवर r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे आप? हाँ, ये इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। इम्पिडेंस कहीं पर भी कितना होता है? r प्लस jx, इस फॉर्म में होता है इम्पिडेंस। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ठीक है, तो ये जो हाइपोटेनस मिला हमारा रूट ओवर r पर यूनिट का स्क्वायर प्लस x पर यूनिट का स्क्वायर, इसको कितना के इक्वल लिखोगे? z पर यूनिट। यानी हाइपोटेनस कितना के इक्वल आया? z पर यूनिट के। यही होगा ना। तो यहां पर अगर हम निकालना चाहें cos फाई, इस ट्रायंगल में cos फाई क्या है हमारा? पावर फैक्टर। तो कितना होगा cos फाई? इस ट्रायंगल को देख के cos फाई बताओ कितना होगा? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है? r पर यूनिट। हाइपोटेनस कितना है? z पर यूनिट। तो cos फाई कितना होगा? r पर यूनिट बाई z पर यूनिट। यानी इतना पावर फैक्टर मिलेगा। कहां पर? ये सब किस कंडीशन में देख रहे हैं हम लोग? जब वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? मैक्सिमम है।
तो एट मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इतना पावर फैक्टर हम लोग को मिलेगा, ये होगा पावर फैक्टर। ठीक है, अगर हम यहां से साइन फाई निकालने जाए, साइन फाई बताओ कितना आएगा? साइन फाई क्या होता है? ये सब याद नहीं है फॉर्मूला? क्या होता है, क्या होता है? हाँ, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? हाइपोटेनस कितना है? अच्छा, तुम लोग भी हिंदी मीडियम पढ़े हुए हो क्या? 10 क्लास तक? 10 क्लास तक तुम हिंदी था ना? हाँ, तुम इंग्लिश? अच्छा, हम भी हिंदी मीडियम का ही पढ़े हुए हैं, इसलिए हमको भी जानते हो बेसिक चीजें जो है हिंदी में ही याद है, फिर उसको माइंड में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ये वाला फॉर्मूला याद है? हाँ, यही वाला सब हम याद रखते हैं, जैसे दिमाग में अच्छा साइन लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो आदमी को बहुत सारी बेसिक चीजें अपने भाषा में ही याद आता है, जो बचपन में जो जिस लैंग्वेज में पढ़े हो उसी में। अरे क्या होता है भाई, माइक है कि क्या है? निकल जाता है। चल, तो एक कॉस फाई का वैल्यू मिल गया और किसका वैल्यू मिल गया? साइन फाई का। कहां पर, कहां पर? मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन पर। तो अगर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन पूछा जाए कि कहां कितना होगा, कहां पर होगा ये तो पता है, कहां पर होगा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन? tan phi is equal to x पर यूनिट बाई r पर यूनिट पर, यानी यहां पर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होगा, लेकिन कितना होगा ये हमें पता है क्या? नहीं। तो देखो यहां पर वोल्टेज रेगुलेशन कितना था लैगिंग वाला, देखो r पर यूनिट इंटू कॉस फाई प्लस x पर यूनिट इंटू क्या था? साइन फाई, यही था ना? अब यहां पर हम कॉस फाई का ए वाला वैल्यू रख दे, देखो कॉस फाई का अगर ए वाला वैल्यू रख दे और साइन फाई का ए वाला वैल्यू रख दे यहां पर, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन किसका है? मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन पर कॉस और साइन हमें इतना मिला है। अब इसी का वैल्यू यहां पर रख दो तो क्या मिल जाएगा? ये मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम कितना होगा? तो आप रख दो यहां पर कॉस फाई और साइन फाई का वैल्यू। कॉस फाई कितना है? आर पर यूनिट बाई जेड पर यूनिट, और साइन फाई कितना है हमारे पास? एक्स पर यूनिट बाई जेड पर यूनिट। तो ऊपर में क्या आ गया? आर पर यूनिट का स्क्वायर प्लस एक्स पर यूनिट का स्क्वायर बाई क्या लिखोगे आप? जेड पर यूनिट। ठीक है, अब ये आर पर यूनिट का स्क्वायर प्लस एक्स पर यूनिट के स्क्वायर को किसके इक्वल लिखोगे? जेड पर यूनिट के स्क्वायर। यहां से रूट हटाओ, स्क्वायर करो तो यहां से रूट हट जाएगा ना? ये क्या हो रहा है? तो ये आर पर यूनिट का स्क्वायर प्लस एक्स पर यूनिट का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? जेड पर यूनिट का स्क्वायर। तो यहां पर रख दो कितना? ऊपर में जेड पर यूनिट का स्क्वायर और नीचे में जेड पर यूनिट, कैंसल आउट कितना बचेगा? जेड पर यूनिट। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन याद रखना है कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कितना के इक्वल होता है? जेड पर यूनिट के इक्वल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
तो ये सब फॉर्मूला याद रखना है। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कितना के इक्वल होता है? जेड पर यूनिट। और कहां पर मिलता है? tan phi इक्वल टू x पर यूनिट बाई r पर यूनिट पर। ठीक है, तो इसमें समरी लिखने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। तो ये यहां तक था, देखो हमारा सर्किट डायग्राम, वोल्टेज रेगुलेशन, नो लोड ऑपरेशन ट्रांसफार्मर का, फुल लोड ऑपरेशन ट्रांसफार्मर का, यानी एक जो बेसिक पोर्शन है ट्रांसफार्मर में वो हमारा खत्म हुआ। ठीक है, और यहीं तक समझने वाला चीजें था। क्या था यहाँ तक? समझने वाला। इसके बाद अब कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला टॉपिक नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा ये अभी तक जितना पढ़े वहां से तो आता ही है, इसके आगे जो पढ़ेंगे वहां से और ज्यादा क्वेश्चन आता है। यहां तक थ्योरेटिकल भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। क्वेश्चन करवाएंगे ना, तुम लोग को बहुत क्वेश्चन करवाएंगे, तुम उसका टेंशन मत लो। We will practice lot of question. सर वैसे जब आप यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उस टाइम पे तो जेईई का अफेयर होने का था ना? देखो जब हम लोग बीटेक किए थे उस टाइम हर महीने वैकेंसी आता था। पीएसयू का भर भर के वैकेंसी, हर 10 दिन 15 दिन पे पीएसयू का वैकेंसी आता था। सेल, गेल, बीएचईएल, ओएनजीसी, आईओसीएल, एनटीपीसी, समझे, बीएसएनएल, मतलब कि कम से कम 100 पीएसयू ऐसा था जो पूरे साल रिक्रूट करते रहता था एई के लिए। और जेई तो कोई पूछता ही नहीं था। सोचो, जेई तो लड़के, जो लड़का बीटेक किया है, ठीक है, वो जेई के बारे में सोचता ही नहीं था। जेई तो ऐसे हो जाता था, डिप्लोमा किए, 2 महीना तैयारी किए, जाइए जेई बन जाइए। समझिए, जेई में इतना झंझट नहीं था। अब तुम एई तो छोड़ दो, एई का वैकेंसी कहीं सुनने को मिलता नहीं है। हाँ? एक दो आती है, वो भी नहीं आती है। ठीक है, और बस जेई का आता है तो जेई में अब जितने भी बीटेक वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं, सब अब जेई के पीछे। ठीक है, गेट 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 के थ्रू। देखो रीजन क्या है? रीजन है नौकरशाही। हम और तुम सोच रहे हैं अपने फायदे के लिए। ठीक है, क्योंकि सिस्टम उस तरह से बना हुआ था, अचानक सिस्टम को बदल दिए। अदरवाइज सोचो कि एक आदमी एई सेलेक्ट हुआ किसी पीएसयू में, और उसको उसकी पैकेज है 15 लाख 18 लाख। ठीक है, दारू पी के, चिकन खा के, मेरे जैसा पेट फुला के जाके कुर्सी पर बैठा है। ठीक है, एक लड़का डिप्लोमा किया है, उसको ट्रेनिंग दे दिया जाए 6 महीने का, वो उनसे बढ़िया जाके काम करेगा। ठीक है, वो जो यही क्वालिफाई करके गए हैं, वहां पर बैठे हैं बिहार, यूपी में, चाहे और स्टेट में, ये जो नौकरशाही है कि एक ऑफिस लेके बैठ गए, आराम से लूट रहे हैं, लूट मार मचा रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं। ठीक है, काम धंधा कुछ नहीं। अब एक लड़का है और उसको 6 महीने ट्रेनिंग दे दिया, डिप्लोमा किया हुआ, उनसे बढ़िया इफेक्टिव इफिशिएंट काम करेगा। और इनकी 18 लाख के पैकेज के बराबर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कम से कम नहीं तो 30 लड़के रख लेगा। एक एई के जगह पर, एक एई की सैलरी मान लो 1.5 लाख है। ठीक है, 25-25 हजार रुपया दिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, डिप्लोमा का लड़का खुशी से आया और मन लगा के काम भी कर रहा, ज्यादा आउटपुट मिल रहा। ठीक है, और काम भी बढ़िया हो रहा, और उसके जगह पर 6 लोगों को रोजगार मिल गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। इस तरह से चीजें जो है ना, अब धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते जा रही। हमारे यहाँ क्या था कि एक बना बनाया हुआ सिस्टम था, जिससे कुछ लोगों को तो फायदा था। हमारे और तुम्हारे जैसे कितने % लोग हैं सोसाइटी में, बताओ? बहुत कम है। पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं? मुश्किल से पूरे इंडिया में 100 या 150 टीचर होंगे जो गेट एजेई को पढ़ाते होंगे। ठीक है,
अब उन 150 के बारे में सोचा जाए कि अपने सिस्टम को ठीक किया जाए। आज चाइना को देख लो, चाइना आगे है हमसे, बहुत आगे। शुरू से उसने इसी मॉडल को एडॉप्ट किया था। कैपिटल मार्केट जो होता है, कैपिटलिज्म जो होता है, कैपिटल मार्केट को उसने एडॉप्ट किया। ठीक है, हर आदमी को रोजगार दो, चाहे थोड़े पैसे कम दो, रोजगार दो। अब टीचर जो होते थे हाई स्कूल में, मेरी वाइफ खुद हाई स्कूल में टीचर है, पुराने वाली टीचर है, उसकी सैलरी है अभी 60 से 70 हजार रुपया। ठीक है, करती क्या है, जाती है और स्कूल में जाकर शासनानंद का झूठ सच शिकायत करके चलाती है। ठीक है, वो तो कम से कम जाती भी है। 80% टीचर तो जाते भी नहीं थे स्कूल, फ्री का पैसा गवर्नमेंट के उठाते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचना शुरू किया कि इनको तो हटाओ, इनसे बढ़िया तो पढ़ा लेगा कोई भी ग्रेजुएट, उसको ट्रेनिंग दो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखो, 20-25 हजार रुपया दो, इनसे बढ़िया पढ़ाएगा, इनसे ज्यादा बढ़िया ईमानदारी से काम करेगा। 20-25 हजार रुपया से भी कम मिलता है। ठीक है, और उनसे बढ़िया, उन टीचरों से बढ़िया वो पढ़ाते हैं। और एक टीचर के जगह पर 4 लोग को जॉब मिल गया ना। तो गवर्नमेंट का इस पे चलना शुरू किया है 2014 के बाद, धीरे 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 धीरे, समझ गए। इसका बेनिफिट होगा, डेफिनेटली होगा, बेनिफिट होगा, लेकिन ये अचानक हुआ, इसको धीरे धीरे होना चाहिए था। अब मान लो कि तुम अब ढूंढो कि एक टीचर ऐसा मिले, अब हम ऐसे लड़कों को पढ़ाएंगे जो टेक्निकली लड़कों के एडवांस करेगा, रटा रटैया चीजें नहीं पढ़ाएगा। अब हम अपने लड़कों को, तो भाई वो टीचर लाओगे कहां से? टीचर तो हम लोग बने हुए हैं, हमें तो जैसा सिस्टम ने बनाया वैसा हम बन गए। अब आपको टीचर तो पैदा करना होगा, यानी कम से कम उस प्रोसेस में 20 साल का टाइम लगेगा। आपको 20 साल का टाइम लगेगा उस प्रोसेस में। तो इन लोगों ने क्या किया कि सडन चीजों को चेंज करने की कोशिश किया। हम लोगों को उस तरह से प्रशिक्षण दिया नहीं गया, तुम लोगों को उस तरह से एक्वांटेड किया नहीं गया, और सडनली आप चेंज करेंगे सिस्टम को तो क्या होगा? गड़बड़ होगा। तो वही गड़बड़ आज हो रहा है। अब लड़के जो थे 2014 तक, 2015 तक, 2016 तक बैठ बैठ के अपना तैयारी कर रहे थे, अब उनकी वैकेंसी ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसको धीरे 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 लागू करना चाहिए था, ताकि किसी को परेशानी ना हो। तो देखो आज परेशानी हो रहा है, आज बेरोजगारी किस चरम पर है। कांग्रेस की गवर्नमेंट जो होती थी लूटती थी खुद, लेकिन सबके मजे थे, सबके भले थे। ब्लैक मनी था। अब मान लो तुम्हारे पास ब्लैक मनी आया 50 लाख, तुम क्या करोगे? कहीं इन्वेस्ट करोगे, उस इन्वेस्टमेंट से 10 लोगों को रोजगार मिलेगा। हम लोग ना जाने कितने ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे जो ब्लैक मनी पर चलता था, 20 लोगों को रोजगार तो मिला हुआ था, सिस्टम तो चल रहा था। ब्लैक मनी इंडिया में एक पैरेलल इकोनॉमी था। आज भी ब्लैक मनी है, लेकिन आज निकालने में बाहर डरते हो तुम। आज उसको छुपा कर रखते हो। सोना खरीद 50 लाख रुपए आया, लोग बोलेंगे यार बाहर इन्वेस्ट करेंगे, पकड़े जाएंगे, इससे बढ़िया चलो 50 लाख का इतना सोना खरीद लेते हैं, उसको कहीं में छुपा देंगे। समझिए। तो अब ब्लैक मनी जो है अब लिक्विड मनी नहीं है, अब वो एक सॉलिड मनी का रूप ले लिया है। और पहले ब्लैक मनी क्या था? एक लिक्विड मनी था। हम लोग को सैलरी हमेशा पैसे इंस्टीट्यूट वाले जो कैश में देते थे, पहले सबका बल्ले बल्ले चलता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पैसा घुमा, तुम्हारे पास ब्लैक मनी, देश के अंदर में ही पैसा है घुमा फिरा के, उससे लोगों को फायदा होता था, प्रॉफिट होता था, 10 लोगों को रोजगार मिलता था। आप रोजगार सबको दे नहीं सकते, इतना बड़ा देश है, आपके औकात नहीं है कि आप दे सकते हैं। तो ब्लैक मनी ही जो था एक पैरेलल इकोनॉमी बना के चल रहा था। समझे। अब ये बताओ, अब इस टाइम में हमको बोलो कि आप टेक्निकली एडवांस बनिए, आप ये बनिए, आप वो करिए वो करिए, अब नहीं होता। अब 100 झंझट आ गया का पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक सिस्टम बना हुआ था, उसको सडन चेंज करने से दिक्कत तो आएगी। देखो आ रहा है ना आज के टाइम कहीं वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे जेई का निकलता है, उत्तराखंड में कम निकलता है। पहले यहाँ उत्तराखंड का एई का भी वैकेंसी बहुत आता था,
यहाँ पर यही का वैकेंसी आता है, 2007-2006 में अच्छा था। यही का वैकेंसी बहुत आता था। यहाँ पर अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी, ये जहां पर आते हैं ये लोग बर्बाद करते हैं। अच्छा, ये कांग्रेस वाले भी क्या कर रहे हैं? राजस्थान में तो कांग्रेस वाले कौन वहां पर बार वैकेंसी की बाढ़ है दिक्कतें चल रही। हाँ, कांग्रेस पे भी नहीं है वैकेंसी, वो भी नहीं ला रहे, वो आ भी गए तो। क्या करें और पढ़ा जाए? आज तुम लोग को छुट्टी करने के लिए सोच रहे हैं, क्या करें बोलो? तुम लोग कोई दिक्कत? कल नहीं करेंगे छुट्टी? कल नहीं करेंगे, कल पढ़ा जाएगा पूरा दिन, ठीक है? आज बोलो क्या कह रहे हैं? क्या कर लो, क्या करना? तो तुम अपने मन से आए हो हम लोग तो मान के चल रहे थे कि तुम्हारा छुट्टी है। क्या क्या कह रहे हो बोलो? कल पावर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर अगर आज पावर सिस्टम किया तो बढ़िया। कल कल तो हम लोग मशीन भी पढ़ेंगे, पावर सिस्टम भी पढ़ेंगे। कल तो दोनों पढ़ेंगे। कल क्यों? कल कल छुट्टी नहीं किया जाएगा। आज मैं सोच रहा था थोड़ा मार्केट वार्केट घूमने के लिए, पूरा मूड बना हुआ है। थोड़ा थोड़ा सफाई उफाई करने के लिए। संडे को बंद होती है यहाँ पर, ठीक है? तो इसी वजह से हम सोचे थे अभी थोड़ा जाते मार्केटिंग मार्केटिंग कुछ करते। तुम लोग को भी मन है, तुम लोग भी चलो मेरे साथ इधर कौन सा मार्केट बढ़िया है? आपको मतलब कैसी चीजें? ऐसा ही खाने पीने, टी शर्ट वी शर्ट, ट्राउजर और ट्राउजर। पैसिफिक मॉल वाला बढ़िया, और एक सिल्वर सिटी है, लेकिन वहाँ चीजें थोड़ी महंगी हैं। अच्छा, पैसिफिक मॉल वाला है। पैसिफिक मॉल वाला बढ़िया है, ओके है। तो कल पढ़ते हैं, क्या कह रहे हो? ठीक है, दुखी नहीं हो ना तुम लोग? कल देखो, कल अगर मान लो छुट्टी भी ले ले और कहीं जाए भी, कुछ मिले भी ना, हम पता किए थे ना, सब पता कर लिए थे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आज ही तुम लोग को सुबह से छुट्टी करने वाले थे, फिर सोचे चलो कम से कम 2 घंटे तो पढ़ लिया जाए। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखो, एफिशिएंसी एंड लॉसेस। ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत क्वेश्चन आता है, और ये पढ़ने के बाद हम लोग बनाएंगे बहुत सारा क्वेश्चन, और फिर इसके आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है? पावर सिस्टम का भी सोच रहे हैं कि तुम लोग को जितना पढ़ाए हैं उतना का कम से कम क्वेश्चन करवा दें एक बार, ठीक है? तो पावर सिस्टम का भी देख रहे हैं, जितना भी पढ़े हम लोग ना उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। बुक्स तो हमारे पास है, तुम लोग उसका टेंशन मत लो, तुम लोग को दे दिया जाएगा मटेरियल, हम तुम लोग को यहीं से करवा के टाइप और तुम लोग को दे देंगे, ठीक है? वैसे बुक है कोई तुम लोग के पास? किसका? यूथ है तो कुछ मत करो, केवल यूथ बना, ठीक है? यूथ कल लेते आना अपने साथ, मेरे पास नहीं है यूथ, ठीक है? एसएससी वाली भी बना लो, कोई भी एक बुक फॉलो करो। देखो एसएससी वाली में क्या है कि क्वेश्चन कम है, थोड़ा कम क्वेश्चन है, यूथ बनाओ, यूथ में बहुत क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? यूथ में बहुत क्वेश्चन। तो एफिशिएंसी एंड लॉसेस के बाद हम लोग यूथ का जितना भी क्वेश्चन अभी तक है वो सब क्वेश्चन को बनाएंगे। यूथ में सारे इंडिया के जितना अभी तक जेईई के एग्जाम है सबका क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है? तो यूथ सबसे बढ़िया, यूथ हम देखे हुए हैं ना, हाँ यूथ सबसे बढ़िया। क्या कह रहे हो? तो चलो थोड़ा आज चलते हैं, मार्केटिंग मार्केटिंग कर लेते हैं, और थोड़ा रूम में हमको काम वाम भी है। रूम का तो काम छोड़ो, तो कल भी कर लेंगे, लेकिन आज थोड़ा मार्केटिंग कर लेते हैं। तो तुम लोग घूमो फिरो, मस्ती उस्ती करो, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है तो लेके जाओ, हाँ कमल है नहीं है? अभी अभी जितने सिंगल लोग है ना, कोई मिला नहीं, पहले तो ट्राई करते, एक साल 2 साल 3 साल, जब नहीं मिलता है तब बाजार में ज्वाइन किया, फिर दूसरे को डंडा मारना शुरू।
everything of this pack, Yes. हाँ, हो गया है। तो सो गए यार, मेरे को पेट्रोल तो बोला मैं कर लिया हाँ, अरे मेरे को ऑनलाइन भी तो पैसे दिया था। ऑनलाइन से दे गया था पेट्रोल। मेरे को 500 रुपए। तो वहाँ कर लेना।